फिर एक रात मौका देखकर दोनों पठान लाला और बाटला उस कपल के कमरे में जा थमे। दाऊद के अंदर एक आग धधक रही थी, इंतकाम की आग। इस आग में अब मुंबई के पठानों को जलकर खाक होना था। अब बंबई की सड़कें खून से लाल होने वाली थी। नतीक ने न सिर्फ उस रात की कहानी लिखी, बल्कि दोनों पठान के नाम और तस्वीर भी अपने अखबार में छाप दिए, पूरे खबर के साथ। खालिद का दाऊद से मिल जाना उनके लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि खालिद उनसे भी ज्यादा मंझा हुआ पठान पहलवान था। लेकिन बंबई की गलियां तो दाऊद के लिए वो खुली किताब थी, जिसका हर पन्ना उसे मुंहजुबानी याद था। बार के अंदर अयूब लाला अपने कुछ साथियों के साथ शराब पी रहा था। उसे बुरी तरह पीटा और फिर उसके ही आंखों के सामने उन दोनों ने मिलकर बारी बारी से उसकी पत्नी की आबरू ली। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी कि कैसे एक पत्रकार के कहने पर मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर लिखा ने दाऊद को पठान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए राजी हो गए। उसके बाद फिर एक कहानी सुनाई थी कि कैसे पठान ने दाऊद के ऊपर पुलिस स्टेशन के बाहर ही गोली चला दी थी। अब पठान ने दाऊद के ऊपर गोली क्यों चलाई, वो तो आप उस कहानी में ही जान चुके होंगे, क्योंकि दाऊद ने एक पठान को अधमरा कर दिया था और उसकी उंगलियां काट दी। पर सवाल यह है कि दाऊद ने ऐसी हैवानियत क्यों की, वो भी तब जब वो ढंग से डॉन क्या बंबई का भाई भी नहीं बना था। दरअसल इसके पीछे एक लंबी लड़ाई पर एक रात की कहानी है। गेस्ट हाउस की एक रात, हनीमून के लिए सजा एक कमरा, दाऊद और पठान की दुश्मनी और पठान के खिलाफ रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार की दाऊद से दोस्ती, जिसकी कीमत उस पत्रकार को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। उसे उसकी बीवी के सामने पठान घर से घसीट कर ले जाते हैं, पर दाऊद कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने एक नए जंग का आगाज किया। वो पूरी कहानी क्या है, आइए आपको एकदम शुरू से सुनाते हैं। आज की कहानी उस वक्त के बंबई की है, जब पठान के आतंक से पुलिस वाले भी परेशान थे और अक्सर पठान को शांत करने के लिए पुलिस दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर की मदद लिया करते थे, जो पहले क्राइम ब्रांच में हेड कांस्टेबल हुआ करते थे, कि वो किसी भी तरह करीम लाला से बात करके अपने लोगों को काबू में रखे। लेकिन अब इब्राहिम कास्कर का भी जोर कम होने लगा था। उनके समझाने के बाद भी पठान मान नहीं रहे थे। लूटपाट तो छोड़िए, लाला के पठान तो सड़क पर चलती लड़की तक को नहीं छोड़ते थे। इसी दौर में जो 1977 के आसपास का वक्त रहा होगा, तब पत्रकार इकबाल नतीक ने इंस्पेक्टर लिखा को सलाह दिया कि जब बाप से कुछ नहीं हो रहा है तो बेटे को आजमा कर देख लो। पहले तो पुलिस इंस्पेक्टर को नतीक की बात बहुत फिल्मी लगी कि लोहा लोहे को काटेगा, मतलब शोले फिल्म की तरह कि अगर गब्बर को मारना है, खत्म करना है तो जय वीरू को लाना ही होगा। लेकिन जब एक दिन खुद इंस्पेक्टर ने अपनी आंखों से पठान को पीटते हुए दाऊद को देख लिया, तब उन्हें अचानक पत्रकार नतीक की बात दिमाग में खटकी और उन्होंने पठान के खिलाफ दाऊद का इस्तेमाल करने को ठान लिया। अब बंबई शहर में दाऊद पठान के साथ खूनी संघर्ष कर रहा था और इकबाल नतीक कलम की लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी तरफ पठान ना दाऊद का साथ देने वाली पुलिस से खुश थे और ना ही तो पत्रकार नतीक से, जो दाऊद की तरफदारी करते हुए पठान के सभी काले कारनामे को अखबार के पन्नों पर चस्पा कर देते थे। और फिर नतीक के इन्हीं खबरों के वजह से पुलिस की कार्रवाई पठान के खिलाफ तेज हो जाती थी। इसी बीच बंबई शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। पठानों ने बंबई के गेस्ट हाउस में एक ऐसे कांड को अंजाम दिया था जिसने सुनने वाले की रूह कपा दी। अब इससे पहले कि वो कहानी मैं आपको बताऊं, एक जरूरी जानकारी है जो आपके फायदे की है। अगर आपको भी फेसबुक, इंस्टाग्राम क्रिएटर या यूट्यूबर बनना है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं।
चाहे सही ट्रेनिंग हो या फिर इक्विपमेंट। आपको जो चाहिए वो आप हमें लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 8076756436। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए और क्रिएटर बनने की सफर में जुड़ जाइए। बाकी मैं अभी चलता हूं कहानी में यहां से आगे। बंबई की एक काली रात, पुलिस स्टेशन में टेलीफोन की घंटी बजी। सामने से एक नॉर्मल आवाज आई, साहब इब्राहिम रहीमुल्ला रोड पर चावला गेस्ट हाउस में एक मर्डर हो गया है। बंबई में उन दिनों मर्डर होना कोई बड़ी बात तो नहीं थी, ऊपर से उस गेस्ट हाउस में ये मर्डर हुआ था जिसके आसपास पठान अपनी तस्करी का सामान छुपाया करते थे। ऐसे में पुलिस को लगा कि जरूर ये कोई गैंगवार ही होगा, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो पूरा मामला देखने के बाद उनके होश फाख्ता हो गया, क्योंकि गेस्ट हाउस के उस कमरे के अंदर सिर्फ एक लाश नहीं बल्कि लाश के सामने एक डरी सहमी लड़की भी थी, जिसके शरीर पर कपड़ों का नामो निशान भी नहीं था। मुंबई पुलिस ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझा कि ये कोई नॉर्मल मर्डर केस नहीं है। ऊपर से जो मारा गया वो बंबई क्या पूरे महाराष्ट्र का नहीं था। दरअसल ये एक न्यूली मैरिड कपल थे जो हनीमून मनाने के लिए सपनों के नगरी बंबई में आए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो उस गेस्ट हाउस में ठहर गए जहां पठानों का आना जाना था। जब वो कपल अपना हनीमून मनाने वहां रुके थे, उसी दौरान पठानों में से दो, अयूब लाला और सईद बाटला भी उस गेस्ट हाउस में रुका हुआ था और उनकी गंदी नजर किसी और की बीवी को अपना निशाना बना चुकी। फिर एक रात मौका देखकर दोनों पठान लाला और बाटला उस कपल के कमरे में जा थमे। उनकी इस तरह से कमरे में घुसने से वो कपल एकदम घबरा गए। जब पति ने पठान का विरोध किया तो पठान वही कमरे में उसकी बीवी के सामने पति पर अपना जोर आजमाइश कर दिया। उसे बुरी तरह पीटा और फिर उसके ही आंखों के सामने उन दोनों ने मिलकर बारी बारी से उसकी पत्नी की आबरू ली। फिर हनीमून के रात ही उसने उसके पति को भी खून से लाल कर दिया, उसका कत्ल कर दिया। हत्या की खबर सुनकर पुलिस तो वहां पहुंची ही, साथ ही दाऊद का जिगरी यार पत्रकार नतीक भी वहां पहुंचे। हालात का जायजा लिया गया, लेकिन सब कुछ देखते भी वहां मौजूद लोगों ने अपनी आंखें मूंद ली थी। पुलिस के सामने किसी ने भी लाला और बाटला का नाम नहीं लिया। अब सबूत और गवाह के बिना पुलिस कार्रवाई कर नहीं सकती थी, लेकिन भला बेबाक पत्रकार इकबाल नतीक को पठान के खिलाफ लिखने से कौन रोक सकता था। नतीक ने न सिर्फ उस रात की कहानी लिखी बल्कि दोनों पठान के नाम और तस्वीर भी अपने अखबार में छाप दिए पूरे खबर के साथ, जिसके बाद पुलिस ने अयूब लाला और सईद बाटला को उनके गढ़ से घसीटते हुए गिरफ्तार कर लिया और उन्हें महीनों जेल में गुजारना पड़ा। इस घटना ने सिर्फ इन दोनों को ही नहीं बल्कि पूरे पठान गैंग के अभिमान को ठेस पहुंचाया था। वो ये बात सोचकर उबलने लगे कि कल का आया लौंडा यानी कि दाऊद के साथ मिलकर ये पत्रकार इतना दिलेर हो गया कि अब उसे पठानों का बिल्कुल भी डर नहीं है। उसे तो दिखाना होगा कि खौफ क्या होता है, पठानों का खौफ क्या होता है। फिर क्या, नतीक के लिए पठानों का धमकी का सिलसिला भी शुरू हो गया। जब नतीक धमकी से नहीं डरे तो पठान ने उनके दफ्तर में भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। नतीक चाहता तो दाऊद के जरिए पठानों को जवाब दे सकता था, लेकिन वो कलम का सिपाही था, बंदूक का नहीं। इसलिए कानून के जरिए ही पठानों को चोट देने की सोची। नतीक ने डोंगरी पुलिस स्टेशन जाकर पठान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि कैरम क्लब कई तरह की एंटी सोशल एक्टिविटीज का सेंटर बन चुका है। इसके बारे में पुलिस को कुछ करने की जरूरत है। पुलिस भी उन दिनों पठानों पर काबू पाने का मौका ढूंढती थी। नतीजन पुलिस ने क्लब पर छापा मारा और उसे बंद करा दिया। अब ये काम करके नतीक ने पठान को एक और भारी पटखनी दे दी थी जो उनके बर्दाश्त के बाहर था। दाऊद भी नतीक के इस साहस से बहुत खुश था कि अब जाकर पठानों को बंबई में अपनी औकात का पता चला है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि पठान क्या करने वाले हैं। 17 अगस्त 1977 रात के तकरीबन 3:30 बज रहे थे। नतीक उस वक्त अपने घर में सोए हुए थे। तभी दरवाजे पर लगातार कोई दस्तक दे रहा था। नींद टूटी तो पत्रकार महोदय ने दरवाजा खोला और उनके सामने सईद बाटला खड़ा था। सईद को यूं अचानक अपने सामने देख नतीक ठिठके तो, लेकिन चेहरे पर जाहिर नहीं किया।
तभी सईद बोला, तुमको भाई ने बुलाया है। भाई मतलब दाऊद नहीं, अब भाई अमीरजादा पठान था। सईद के बात पर नतीक ने उसे धुतकारते हुए कहा, क्या बकवास है, तुमने वक्त देखा है? मैं अभी नहीं आ सकता, मैं उससे कल मिलूंगा। सईद उसकी बात को काटते हुए कहता है, नहीं, भाई तुमसे अभी मिलना चाहते हैं। इस पर नतीक ने उसे समझाया कि वो अभी नहीं आ सकता है, उसकी बीवी अभी घर में अकेली है। नतीक की ये बातें सुन सईद कहता है, इकबाल भाई बहुत बुरे मूड में है, सराफत से चल लो, नहीं तो जरूरत पड़ी तो घसीटते हुए भी ले जा सकते हैं। नतीक की अभी हाल में ही शादी हुई थी। उसकी 22 साल की बीवी ये सब कुछ अपने आंखों के सामने देख रही थी और बेशक नतीक भी नहीं चाहता था कि ये लोग उसकी बीवी के सामने उससे बेहुदगी करें, इसलिए वो उनके साथ चला गया। सड़क पार करने के बाद वो लाला और बाटला के साथ कार में बैठ गए, जो BIT कंपाउंड के एकदम बाहर पेट्रोल पंप पर खड़ी हुई थी। नतीक उन लोगों के बीच अभी गाड़ी में ठीक से एडजस्ट भी नहीं हुआ था कि अचानक पठानों ने गालियों की बौछार शुरू कर दी। नतीक को पठान का मिजाज कुछ ठीक नहीं लगा। वो गाड़ी से उतरना चाह रहे थे, लेकिन तब तक गाड़ी चल पड़ी थी। तभी अचानक से अयूब और सईद ने उन्हें जोर से थप्पड़ जड़ दी। नतीक इस हमले के लिए जरा भी तैयार नहीं थे कि सड़क का गुंडा उस जैसे पत्रकार को थप्पड़ जड़ दे। अपमान के मारे उनकी आंखें छलछलाने लगी। फिर कुछ देर बाद भागती हुई गाड़ी पर अचानक से ब्रेक लगा और गाड़ी ग्रांट रोड पर कादर बिल्डिंग पर जाकर रुकी, जहां अमीरजादा का ऑफिस हुआ करता था। ऑफिस में पहुंचते ही नतीक का नाम लेकर एक तेज आवाज गूंजी, दाऊद के कुत्ते, बहुत होशियारी करता है। इसके बाद नतीक को एक बोरा में भरकर लटका दिया गया, जैसे वो कोई पंचिंग बैग हो। फिर क्या, मुक्के और लातों का ये तेज सिलसिला शुरू हो गया। लाला और बाटला ने भी जमकर वार किए। लात और भूसे से ही नहीं, बल्कि गड़ासा से भी नतीक पर वार किया गया, क्योंकि नतीक के वजह से ही उन्हें जेल जाना पड़ा था, एक लड़की की इज्जत लूटकर उसके पति की हत्या कर। फिर जब नतीक खून से लहूलुहान अधमरा हो गया तो गुंडों ने उसे एक बार फिर से कार में पटका और उसे माहिम तक ले गए और बेहद ही गंदे जगह पर उसे पटक कर चले गए, जहां पर कचरों का ढेर था और गटर बह रहा था। उस वक्त तक नतीक के शरीर से बहुत सारा खून बह चुका था। हालत इतनी खराब थी कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता था, इसलिए उसने हाथों और घुटनों के बल रेंगना शुरू कर दिया और किसी तरह सड़क तक जा पहुंचा, जहां किस्मत से 2 आदमियों और एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे देख लिया। उन्होंने उसे तुरंत एक गाड़ी में डाला और JJ अस्पताल ले गए, जहां उसके परिवार को खबर दी गई। अब इस वक्त पर जाकर दाऊद को भी पता लगा कि उसके दोस्त नतीक के साथ क्या हुआ, पठानों ने उसके साथ क्या किया। नतीक ने भी मरते मरते अपनी पूरी दास्तां पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को बताया। इंस्पेक्टर लिखा भी वहीं मौजूद नतीक की सारी बातें सुन रहे थे और नतीक ने अपने दोस्त को भी पूरी बात बताई कि कैसे पठान दाऊद का नाम लेकर उसे मार रहे थे। इंस्पेक्टर लिखा और दाऊद नतीक की कही एक एक बात ध्यान से सुन रहे थे। नतीक की पूरी बात सुनने के बाद तो दाऊद खुद ही इन सभी चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगा कि उसके वजह से ही नतीक की ये हालत हुई है। उस वक्त नतीक से ज्यादा दाऊद इन सभी चीजों से टूट गया। वो बस यही चाहता था कि कैसे भी नतीक की जान बच जाए, पर डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बाद भी नतीक बच नहीं पाया और उसकी नई नवेली दुल्हन दाऊद के नजरों के सामने ही बेवा हो गई। तब दाऊद ने अपने दोस्त नतीक की लाश के सामने ही कसम खाई कि वो पठानों को उसके किए की सजा जरूर देंगे, वो अपने दोस्त नतीक के कत्ल का बदला जरूर लेगा। इंस्पेक्टर लिखा ने भी दाऊद के कंधे पर हाथ रखा और पठान के खिलाफ साथ देने का वादा किया। दाऊद जो इस वक्त 22 साल का था, उसने खून खराबे को अपना हथियार नहीं बनाया था, लेकिन अब वो सिलसिला शुरू होने। दाऊद के अंदर एक आग धधक रही थी, इंतकाम की आग। इस आग में अब मुंबई के पठानों को जलकर खाक होना था। शायद पठान गैंग को पता भी नहीं था कि दाऊद कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दाऊद तो अभी अभी इस खेल में उतरा था। अभी ज्यादा वक्त भी नहीं बीता था जब दाऊद ने बासु दादा का खात्मा करके मुंबई के माफिया जगत में अपनी पहचान बनाई थी।
उसने डोंगरी के पहले डॉन बासु के अस्तित्व को खत्म करके खुद को डोंगरी का नया भाई बना लिया था और दाऊद को इस लायक बनाने में एक इंसान ने बड़ा रोल निभाया था, एक लोकल पत्रकार इकबाल नतीक, जिसने पुलिस से दाऊद की संधि करवाकर उसे पठान के खिलाफ खड़े होने के लायक बनाया। वो खुद ही पठान का निशाना बन चुका था। वही इकबाल नतीक जिसकी मौत का बदला लेने के लिए दाऊद और खालिद पहलवान दारू के अड्डे पर बाटला को मार रहे थे। जी हां, दाऊद की इंतकाम की कहानी की शुरुआत तब हुई थी जब पठान ने दाऊद के पत्रकार दोस्त इकबाल नतीक को बुरी तरह पीटकर मौत के घाट उतारा। नतीक ने दाऊद के सामने ही आखिरी सांस ली थी। उसकी बीबी दाऊद के सामने ही बेवा हो गई थी। ये सब कुछ दाऊद के अंदर ही अंदर उसे खा रहा था कि उसकी वजह से ही नतीक मारा गया, पठानों के हाथों मारा गया। इस मौत ने उसके जिंदगी में सब कुछ बदल दिया। दाऊद अब एक ऐसा इंसान बन गया था जिसके दिल में सिर्फ नफरत थी, खासकर बंबई के पठानों के लिए। उसने तय कर लिया था कि इकबाल की मौत का बदला लेना है और इस बदले का मतलब था खून, यानी अब बंबई की सड़कें खून से लाल होने वाली थी। इकबाल की हत्या के पीछे दो नाम थे, सईद बाटला और अयूब लाला। दोनों ही बंबई के कुख्यात गैंगस्टर थे और बासु दादा के खासम खास रह चुके थे और तगड़े पठान थे, एकदम लंबे चौड़े हष्ट पुष्ट। यूं तो दाऊद के साथ उसका बड़ा भाई सबीर भी था जो उससे भी बहुत ज्यादा आक्रामक था, लेकिन दाऊद को उनके खात्मे के लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो न सिर्फ भरोसेमंद हो बल्कि उतना ही खतरनाक और बेरहम भी हो जितना वो पठान थे। ऐसे ही वक्त में खालिद पहलवान दाऊद की जिंदगी में कदम रखता है। खालिद पहलवान की कहानी मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। उसे भोपाल से बंबई लाने वाला डॉन बासु दादा ही था और खालिद बासु दादा का राइट हैंड भी था। लेकिन बासु दादा के खात्मे के बाद उसने दाऊद का साथ देना शुरू कर दिया। खालिद ने दाऊद से वादा किया था कि वो इकबाल की मौत का बदला लेकर रहेगा। खालिद का दाऊद से मिल जाना उनके लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि खालिद उनसे भी ज्यादा मंझा हुआ पठान पहलवान था। इसलिए अयूब लाला और सईद बाटला समझ गया कि अब उनकी जान खतरे में है। फिर जैसे ही उन्हें खबर मिली कि दाऊद उन्हें तलाश रहा है, उसे जगह जगह ढूंढ रहा है, वे अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन बंबई की गलियां तो दाऊद के लिए वो खुली किताब थी जिसका हर पन्ना उसे मुंह जुबानी याद था। वो जानता था कि इन गलियों में से कोई भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। बंबई में वो जब चाहें तब उन पठान को उनके बिल के बाहर निकाल कर शिकार कर सकता है। और इसी सिलसिले में पहला निशाना बना अयूब लाला। मुखबिर से यह खबर मिली कि लाला गिरगांव चौपाटी के एक बार में है। खालिद ने बिना वक्त गवाए अपने आदमियों के साथ उस बार पर धावा बोल दिया। बार के अंदर अयूब लाला अपने कुछ साथियों के साथ शराब पी रहा था। खालिद ने दरवाजा तोड़ते हुए अंदर कदम रखा। खालिद के धमाकेदार एंट्री से बार का माहौल अचानक से सन्नाटे में बदल गया। अयूब लाला ने जैसे ही खालिद को देखा, उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आने लगा। इसी वक्त खालिद और उसके आदमियों ने बिना मौका दिए अयूब और उसके साथियों पर हमला बोल दिया। बार के अंदर मारपीट शुरू हो गई। अयूब और उसके साथी लड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन खालिद के आदमियों के सामने उनकी एक न चली। खालिद ने अयूब को पकड़कर बाहर घसीटा और उसे बार से निकालकर डोंगरी बाजार तक घसीटते हुए ले गया। शायद इसलिए क्योंकि इन्हीं पठान ने दाऊद के दोस्त नतीक से कहा था कि शराफत से चल लो, नहीं तो घसीटते हुए भी ले जा सकते हैं। फिर बदला लेने में दाऊद था भी सबसे खूंखार। इसी वजह से खालिद ने अयूब को डोंगरी बाजार में सबके सामने पीटना शुरू कर दिया। अयूब की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन खालिद का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने अपना चाकू निकाला और अयूब की एड़िया को काटना शुरू कर दिया। खून सड़क पर बहने लगा था। अयूब दर्द से कराहते हुए खुद को घसीटने की कोशिश करता रहा, ठीक वैसे ही जैसा पिछले कहानी में इनके हमले के बाद नतीक की हालत हुई थी। पर दाऊद के लिए खालिद पठान पर हमला नहीं बल्कि उससे बदला ले रहा था। इसलिए खालिद ने उसे और भी ज्यादा तड़पाने के लिए एक ही झटके में उसकी कलाई काट दी।
ऐसे कि उसके छींटे से खालिद लाल हो गया। अयूब की चीखें अब पूरे बाजार में गूंज रही थी। उस बाजार में जहां उसके खिलाफ कोई चू भी नहीं करता था, वही बाजार जहां उसने एक पति के सामने उसकी बीबी की इज्जत उतारी और उसका कत्ल कर दिया। पर पुलिस के सामने पठान के खिलाफ किसी ने मुंह नहीं खोला। अब वही पठान अपनी खत्म होती सांसों के साथ लोगों से मदद मांग रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लाला की आखिरी सांस टूटी हुई मोतियों की माला की तरह बिखर गई और वो वही निढाल हो अपना दम तोड़ देता है। इससे पहले डोंगरी में कत्ल तो कई हुए, लेकिन किसी को ऐसी मौत नहीं दी गई थी, वो भी बीच बाजार सरेआम। नतीजन अयूब की मौत ने पूरे बंबई में तहलका मचा दिया। दाऊद का पहला वार ही ऐसा था जिससे बंबई के माफिया जगत में उसकी ताकत का ऐलान हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि दोस्त के कत्ल के इंतकाम में अभी एक और चैप्टर क्लोज करना बाकी था। मतलब दाऊद का अगला निशाना था सईद बाटला। बाटला लाला के कत्ल के बाद ऐसे गायब हुआ जैसे बोतल से निकला हुआ भूत हो, लेकिन उसके नाम में ही उसका पता छिपा हुआ था। खालिद दाऊद से कहता है, अरे इस बाटले के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसकी बाटली की तलाश ही उसे हम तक पहुंचा देगी। दाऊद खालिद की बात पर हामी भरते हुए मुस्कुरा देता है। वो इसलिए क्योंकि सईद बाटला अपने शराबखोरी और सड़कछाप हरकतों के लिए जाना जाता था। दरअसल वो एक नंबर का अय्यास पियक्कड़ था, हमेशा बाटली के चक्कर में रहता था, यानी कि शराब की बोतल को महाराष्ट्र में बाटली कहते हैं। तो बाटली की वजह से ही उसका नाम बाटला पड़ा था। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उसके नाम में ही उसका पता छिपा है। आखिरकार लाला के मौत के काफी दिन बाद जाकर बाटला का भी पता लग जाता है। वो डोंगरी के एक कलारी यानी शराब के अड्डे में छिपा हुआ था। खालिद को जैसे ही खबर मिली वो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा, लेकिन इस बार खुद दाऊद भी खालिद के साथ था। सईद बाटला उस वक्त नशे में धुत था जब खालिद ने उसे घसीटकर कलारी से बाहर निकाला। फिर खालिद और उसके आदमियों ने सईद को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी हालत पहचानने लायक नहीं रही। मगर खालिद का गुस्सा अभी शांत कहाँ हुआ था। वो बाटला को घसीटते हुए एक टेबल पर पटक देता है और फिर दाऊद का इशारा मिलते ही दो आदमी बाटला के हाथ को पकड़ते हैं और खालिद एक एक करके उसकी सारी उंगलियां काटनी शुरू कर देता है। दारू के अड्डे पर अब तक जो लोग नशे में धुत होकर पठान को पीटता हुआ देख रहे थे, वो दाऊद और खालिद की हैवानियत देख वहां से जान बचाकर भागने लगे। इसी बीच बाटला भी जान बचाकर खून से लथपथ डोंगरी की सड़क पर भागने लगा और दाऊद के लोग उसके पीछे थे। बाटला जानता था कि अगर वो उनके हाथ आया तो उसके मुकद्दर में मौत ही लिखी है, इसलिए एक हिस्ट्री सीटर होते हुए भी वो सामने पुलिस स्टेशन देख उसके अंदर घुस गया। ये डोंगरी पुलिस स्टेशन था, वही स्टेशन जहां लिखा इंस्पेक्टर थे जिसने दाऊद से वादा किया था कि वो नतीक का बदला लेने में उसकी मदद करेंगे। इसलिए जब बाटला डोंगरी पुलिस स्टेशन में घुस गया तो दाऊद और उसके लोग वहां से लौट गए। अब बाटला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई क्योंकि उसने एक पत्रकार को जान से मारा था। इधर दाऊद और उसके भाई के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखी गई क्योंकि हैवानियत तो सईद बाटला के साथ भी हुई थी, लेकिन उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि पुलिस और दाऊद के बीच एक अलग संधि चल रही थी जिसकी कहानी मैंने आपको बताई है। बस उन्हें रोज पुलिस स्टेशन पहुंचकर साइन करना था। लाला के कत्ल और बाटला का बुरा हाल करने के बाद दाऊद का रसूख ऐसे बढ़ा कि अब बंबई में दाऊद और सबीर ही सबका भाई बन गया था। इकबाल नतीक के इंतकाम की ये कहानी बंबई के अंडरवर्ल्ड में दाऊद की पठानों से दुश्मनी और उसके सत्ता की शुरुआत की थी। आगे कहानी और भी खूनी है। पठान गैंग समझ चुके थे कि ऐसे तो दाऊद का कुछ भी नहीं होगा, कुछ तो पक्का इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे में तो वो पठान गैंग से काफी आगे निकल जाएगा, मुंबई उनके हाथ से छिन जाएगी। इसलिए पठान गैंग क्या करते हैं, जो पठान गैंग के मेंबर होते हैं अमीर जादा और आलम जेब, वो दाऊद को मारने की ही प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि दाऊद खत्म गैंग खत्म। दाऊद को मारने का उनका प्लान ये था कि जब वो पुलिस स्टेशन पर हाजिरी देने जाएगा ना, जहां उसे रोज जाना था उन दिनों, तब उन्हें मार दिया जाएगा, दाऊद को भी और दाऊद के भाई को भी, जिसके बदौलत पूरा गैंग चल रहा था। क्योंकि उन्हें पता था कि दाऊद जब पुलिस स्टेशन जाएगा तो उसके पास कोई हथियार भी नहीं होगा।
फिर दाऊद और सबीर जब पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी हाजिरी लगाने के लिए गए और वहां से जब वो बाहर निकल कर आए तो आलमजेब और अमीरजादा सामने के बिल्डिंग से निशाना ताने तैयार थे, लेकिन तभी उनकी नजर खालिद पहलवान पर गई। वो भी एक पठान था, लेकिन अफगान का नहीं। वो भारतीय पहलवान था, पठान था और दाऊद का वफादार था, उसका एकदम खासम खास उसके बड़े भाई से भी बढ़कर। पठान गैंग के प्लान के मुताबिक खालिद का वहां होना तय नहीं था। खैर, उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि दाऊद उनके निशाने पर था। देरी बस ट्रिगर दबाने की थी। लेकिन खालिद के होते हुए भला यह मुमकिन कैसे होता? खालिद पहले से ही जानता था कि दाऊद ने जो बटला के साथ किया है, उसकी जो उंगली काट दी है उसने, इस हिमाकत के बाद तो पठान उस पर हमला जरूर करेंगे। ऐसे में वो हर वक्त जो है चौकन्ना थे कि दाऊद को कुछ हो ना जाए। इसलिए पुलिस स्टेशन के बाहर निकलते ही खालिद ने किसी कमांडो की तरह अपनी नजरें जो है इधर उधर फेरी और उसे सामने की बिल्डिंग पर बंदूक ताने पठान दिख गए और वो जोर से चिल्लाया, दाऊद हटो। पर इससे पहले कि दाऊद को समझता गोली चल चुकी थी, लेकिन दाऊद को धक्का देते हुए खालिद ने वो गोली अपने बाएं कंधे पर ले ली। इसके बाद भी खालिद ने अपना रिवॉल्वर निकाला और गनमैन को मारना शुरू कर दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि अमीरजादा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खालिद के जवाब में उसने भी गोली चलानी शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। अमीरजादा के नीचे जो एक हत्यारा था वो लाश हो गया वहीं पे। इसके बाद दाऊद और सबीर भी संभलते हैं और अपने दिमाग को तेज करते हैं और उस बिल्डिंग की तरफ भागते हैं जहां से गोली चल रही थी, क्योंकि अमीरजादा और आलमजेब दोनों वहां से भाग रहे थे। खालिद भी उसके साथ था और ये लोग टूरेंट मेमनानी मेंसर की तरफ बढ़ गए। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के आसपास का इलाका बहुत ही ज्यादा बड़ा था। उस वक्त बॉम्बे में एक्शन फिल्म का भी बहुत क्रेज हुआ करता था। 1980 में शान, कुर्बानी जैसे फिल्में भी इतनी ब्लॉकबस्टर थी कि लोगों को यह लगा कि ये सब किसी शूटिंग का हिस्सा है, लेकिन असल में ये सब कुछ सच था। अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा शूट आउट था जिसमें डॉन निशाने पर था। हालांकि उस वक्त वो डॉन नहीं था, लेकिन अगर उस दिन उसे वो गोली लग जाती तो वो कभी डॉन नहीं बन पाता, उसका कोई नाम ही नहीं होता। हालांकि उस वक्त तो वो जो पठान गैंग के मेंबर थे, आलमजेब, अमीरजादा, वो भाग निकले, लेकिन जब उन्होंने दाऊद के बड़े भाई की जान ले ली, सबीर की जान, तब दाऊद ने उन सबको चुन चुन के मारा। लेकिन यह बात भी सच है कि अगर उस दिन खालिद ना होता तो दाऊद भी ना होता। दाऊद इब्राहिम का जो उदय था उसमें खालिद का बहुत बड़ा रोल था। आज जो डी कंपनी का साम्राज्य है उसके पीछे खालिद का ही हाथ था। वो एक रक्षक से ज्यादा दाऊद का गुरु था, जो दाऊद के साथ हर कदम पर था, और इसलिए ही दाऊद कभी अपने इस जीवन दान को भूला नहीं। हमेशा खालिद को गुरु माना, उसकी इज्जत की, उसे अपने साथ रखा। हालांकि दाऊद ने अपने भाई की मौत का बदला कैसे लिया, ये पूरी कहानी ना आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। कई एपिसोड में मैंने बताया है, जिसमें समद खान के बारे में भी बताया, अमीरजादा के बारे में भी बताया है, डेविड परदेसी के बारे में भी बताया है। तो चैनल पर ऐसी कहानियां आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कहानी पढ़ने के भी शौकीन हैं तो मैंने एक किताब लिखी है, क्राइम फिक्शन नोवेल है, उसने कहा आई हेट राइटर। आप प्रोडक्ट लिंक से इसे खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसकी कहानी भी क्राइम की दुनिया से ही जुड़ी हुई है, बहुत ही दिलचस्प है। पढ़ेंगे तो मजा आएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। बाकी आज की कहानी में बस इतना ही। आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ आपसे ऐसे ही मिलता रहूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।